होता होता, कभी उनकी औरंगज़ेब को रहमतुल्लाह होता होता, उनकी शान में कसीदे पढ़े गए, वो होता होता, घूमता घूमता, उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद ने इस बात से चिढ़कर कि उन लोगों को जो मुगलों की तरफ से आज भी उन्हें अपना रिश्तेदार मान के लड़ते हैं और बहसते हैं और उनकी गलतियों पर पर्दा नहीं डालते, बल्कि उनकी गलतियों पर फक्र महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं, बलगलाते भी हैं और चिढ़ाते भी हैं, तो उस बात का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद साहब ने महाराणा राणा सांगा को बीच में ले आए और कहा, आपको सबको पता है, जो सुनवा दिया गया है आपको और सुन भी चुके होंगे कि साहब तुम जिनको बाबर की औलादें बोलते हो, तो तुम उस गद्दार, उस बुज़दिल महाराणा राणा सांगा की औलादें हूं जिसने भारत में मुगलों को इनवाइट किया था, न्योता दिया था। एक किताब लिखी गई, किताब क्या, एक स्क्रिप्ट लिखी गई, भारत एक सतकथा, वो लिखी थी आपके भाई डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने। मुझे उस काम के लिए असाइन किया गया था, मुझको एंगेज किया गया था। एक मूवी बननी थी, उसका नाम मैंने दिया था भारत एक सतकथा। त्रेता युग से मैंने वो फिल्म शुरू की थी लिखनी और मैंने अयोध्या में जाके उसको खत्म करी थी। उसका मेन किरदार था बाबर, कि बाबर की एंट्री भारत में कैसे होती है। बड़ी लंबी कहानी है, कभी कोई मुद्दा आएगा तो बताऊंगा। उस टाइम में 175 सीआर की ये फिल्म बन रही थी। बाबर का रोल शाहिद कपूर कर रहे थे, राणा सांगा का रोल जॉन इब्राहिम कर रहे थे, मदनी राय का रोल संजय दत्त कर रहे थे, वगैरह वगैरह अलग अलग। तो उस ज़माने में शाहिद कपूर की 2 पीरियड मूवीज़ आ चुकी थी, तो शाहिद कपूर साहब इस मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। मुलाकात भी हुई थी, बात भी हुई थी, तो उसके बाद फिर कोविड का फर्स्ट वाला दौर आ गया और ये फिल्म उसके बाद शेल्व हो गई। और इसी फिल्म में जब शाहिद कपूर ने फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया था, अभी फिर से उस शख्स का नाम चर्चा में है, सुशांत सिंह राजपूत का, तो मुझसे पूछा गया कि क्या शाहिद की जगह हम सुशांत सिंह राजपूत को ले लें। तो मैंने यहाँ से ये रिस्पॉन्स दिया था कि जो ब्रूटैलिटी मुझे चाहिए, जो सनक मुझे चाहिए, वो मुझे शाहिद कपूर में नज़र आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत बाबर के उस सिनिकल रोल के लिए या उस फैनेटिक रोल पर, उस क्रूर रोल पर खरा नहीं उतरेगा। बाबर को भी फिर मैंने उसी सिलसिले में बहुत पढ़ा था बतौर राइटर एंड बतौर अधिवक्ता कि कहीं कोई उससे गलती ना हो जाए। तो बहुत हारा हुआ सिपाही था बाबर। जब फरगना में इसके फादर की डेथ हुई, तब ये 12-13 साल का था, सबसे बड़ा बेटा था उमर शेख, शायद उमर शेख मिर्ज़ा नाम था उनका। तो इसको ताजपोशी इसकी कर दी गई थी, तो इसकी जान को खतरा था। तो ये अल्टीमेटली 18 साल आते आते ये फरगना भी हारा, उसके बाद ये समरकंद गया, ये समरकंद भी हारा। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है, ये अपनी बहन हारा और फिर पर्जिया की शाह डायनेस्टी ने आकर इसकी बहन को छुड़ाकर इसको हैंडओवर किया था। मैं बाबर की बात कर रहा हूँ। So he grew up as a very disappointed and frustrated person. फिर ये पनाह लेता लेता काबुल पहुंचा। काबुल में भी इसके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। तभी इसको न्योता मिलता है भारत आने का और इसको लगता है कि दैट विल बी ग्रीनर पास्चर्स, तो बाबर भारत आ जाता है। ये बिल्कुल मैंने आपको जो फरगना का बताया, हारा, समरकंद हारा, अपनी बहन हारा, ये हारता रहा। फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसे आती है किसी की लाइफ में, किसी के करियर में, इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर यहाँ से इनवाइट मिलता है। इनवाइट का मैं आप लोगों को एक्चुअल बता दूं कि क्या इनवाइट की कंट्रोवर्सी है। जो दोनों पक्ष आप सुन रहे हैं, कहानी कहीं इसके बीच में है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द साइड, जो राणा सांगा के पक्ष में इस टाइम बोल रहे हैं और नाखुश हैं। तो उस टाइम दिल्ली की सल्तनत चल रही थी इब्राहिम खान लोधी की, और दौलत खान लोधी जो था उसका रिश्तेदार भी था, नोबिलिटी से जुड़ा था, और वो था लाहौर का गवर्नर। गवर्नर का मतलब एक होता था एक वॉर लॉर्ड की तरह, आप सारा वहाँ से लगान वसूलते थे, दिल्ली को पहुँचाते थे, आपकी सेपरेट आर्मी होती थी, और जब भी दिल्ली आपको कमांड देता था, आप पैसा और आर्मी दिल्ली को मुहैया कराते थे। ये रोल हुआ करता था गवर्नर का। और जो लाहौर की जो गवर्नरशिप थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी और बड़ी रिच मानी जाती थी। तो दौलत खान लोधी को ये खबर लगती है कि इब्राहिम लोधी उसको अब यहाँ से हटाना चाह रहा है। इस बीच जो राजपूताना, सिसोदिया डायनेस्टी राजपूताना चला रही थी, जिसमें राजस्थान आता था, पार्ट्स ऑफ गुजरात आता था, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ
उत्तर प्रदेश, और कैपिटल हुआ करता था चित्तौड़। वहाँ पर जो राजपुताना था, इसने अपने आप को उसमें लिमिट कर लिया था। इब्राहिम लोदी की हिम्मत नहीं होती थी इनको जाके डिस्टर्ब करने की। 18 बार छोटी और बड़ी जंगों में राजपुताना ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो एक तरह से नॉर्थ इंडिया के दो फाड़ हो गए थे। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी था और चित्तौड़ में, और जो मैंने आपको रीजन बताया, यहाँ पे सिसोदिया डायनेस्टी, राजपुताना डायनेस्टी थी। तो जब इब्राहिम लोदी की खबर ये मिलती है दौलत खान को, तो वो मिलने आता है राणा सांगा से। राणा सांगा से ये सैंक्शन लेने के लिए, एक तरह से ये परमिशन लेने के लिए कि अगर मैं जाकर बाबर को इनवाइट करता हूं तो क्या उस लड़ाई में आप हमारी यानी बाबर की तरफ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जब राणा सांगा ये बात, जो फिल्म मैंने लिखी थी, उसकी स्क्रिप्ट भी मैंने लिखी थी, उसके डायलॉग्स भी मैंने लिखे थे, उसके 2 डायलॉग्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में सुनाऊंगा। पूरे डायलॉग्स मेरे थे, आज भी वो स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ी, स्क्रीन प्ले भी मैंने उसका लिखा था। तो जब वो जाता है दौलत खान मिलने के लिए, उसका वेलकम होता है वहाँ पर, और ये प्रपोजल वो राणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह जिनका ओरिजिनल नाम था, उनको देता। 80-85 जगह चोटें थी, आंख में तीर लगने के बावजूद जंग लड़ते रहे। एक हाथ कट गया था, एक ही हाथ से घोड़ा चलाते थे, एक ही हाथ से लगाम होती थी और एक ही हाथ में तलवार होती थी। He was such a brave man। तो वो फैक्ट ये है, जब मैंने 15-20 हिस्टोरियंस को पढ़ा था इस किताब को लिखने के लिए, मुझे 9 महीने लगे थे, तो महाराणा रांगा सांगा कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल लेट यू नो। एक नॉर्मल सी चीज है, एग्जैक्ट मैं आपको डायलॉग नहीं बता सकता वहां क्या बोला गया था, लिखा मैंने ड्रामेटिक थोड़ा अलग था, मैं तुम्हें बताऊं। राणा सांगा जी के उस समय जो चंदेरी के महाराज हुआ करते थे, मदनी राय जी, जो हमारी मूवी में संजय दत्त रोल प्ले कर रहे थे, वो चला जाता है वहां से दौलत खान। तो फिर राणा सांगा मदनी राय को बुलाते हैं। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड, उनके रीजन के एक कमांडर मान लीजिए आप, जो चंदेरी संभालते थे। बाद में चंदेरी भी हारे और राणा सांगा भी हारे। कैसे हारे आप लोगों को बताना। तो मदनी राय और इनमें जो बात होती है वो बिल्कुल ये फाइनल होती है कि हमें इसमें दौलत का सपोर्ट नहीं करना है, एंड वी हैव टू बी अवे फ्रॉम इट। नाउ दिस इज ए ट्रू हिस्ट्री विच आई एम टेलिंग यू, रेड फ्रॉम मेनी सोर्सेज, एंड मेरी कॉमन सेंस से जो मैंने इसकी सीक्वेंसिंग की थी मूवी को लिखने के लिए, अलग अलग सोर्सेज से चीज को निकालकर, तो दे प्रिफर टू बी अवे फ्रॉम इट। दिस जो भी ये मैंने सुना जा रहा है। तो इब्राहिम लोदी अपने बेटे को, दिलावर खान लोदी को, बाबर को इनवाइट करने के लिए भेजता है, और इब्राहिम लोदी ने ये छल किया, डबल क्रॉस किया, या वो समझ नहीं पाया, इस पर भी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पढ़ के इसका जवाब नहीं मिला, जो मैं फिल्म लिखने से पहले अपने आप से सवाल पूछ रहा था और फिर उस कीवर्ड्स को ढूंढता। वो समझ नहीं पाया, या उसने जानबूझ के डबल क्रॉस कर दिया। बाबर के पास जाके उसने ये बता दिया कि इब्राहिम के खिलाफ लड़ने के लिए राजपुताना हमारे साथ है, और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि राजपुताना साथ नहीं था, जो आगे जाके हिस्ट्री बनती। बाबर को क्या लगा? बाबर को लगा लाहौर का गवर्नर हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, राजपुताना हमारे साथ है, तो हम तो दिल्ली पहुंच ही जाए, तो हमको क्या प्रॉब्लम। लेकिन जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, उसमें राजपुताना इब्राहिम की तरफ से नहीं लड़ता है, क्योंकि इब्राहिम से तो उनकी दुश्मनी चल रही थी भाई, तो वो क्यों लड़ते? कॉमन सेंस की बात है, राइट। तो जब वहां पर बैटल ऑफ पानीपत होती है, तो पहली बार गन पाउडर यूज होता है, और बाबर अपनी जो चैरियट्स थे जिसमें कैनन्स चल रही थी, उनके आगे वो गायें बंधवा देता है। तो जो लोग इब्राहिम लोदी के साथ आ रहे थे, उसमें एक लोकल इनका गवर्नर था, शायद राजा विक्रमादित्य, नॉट दैट जो बहुत हिस्टोरिकल विक्रमादित्य जी माने जाते हैं उज्जैन के, वो नहीं, सम अदर कमांडर। उसके पास आर्चर्स थे, तीरंदाज, तो उसकी जो पूरी यूनिट थी वो तीरंदाजों की थी। तो जब वो गाय के सामने, तोपों के सामने गाय को देखता है, तो इब्राहिम लोदी उससे कहता है ये फायरिंग हो रही है, तो आप इस पर अपनी जो आर्चरी यूनिट है, इन पर आप तीरों से अटैक करो। तो राजा विक्रमादित्य गाय को देख के अटैक करने को मना कर देते हैं। यही स्ट्रेटजी बाबर की थी,
और जो बैटल ऑफ पानीपत हुई उसमें इनकी आर्मी इब्राहिम लोदी की 1 लाख की थी, बाबर की 15,000 की थी। तो बाबर ने यह किया कि इधर उधर खुंदक ट्रेंचेस खोदकर इस लड़ाई को चौड़े में नहीं लड़ा, इस लड़ाई को लंबे में लड़ा। लंबे में मतलब कि तुम्हारे 1 लाख आदमी इकट्ठे हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तुम्हें भी एक गलियारे से होकर हमारे लिए निकलना पड़ेगा। और इधर जो अपनी कैनन्स लगाई उसके आगे इन्होंने गायें बनवा दी। और जो इब्राहिम लोदी की जो फोर्सेस थी वो इतना पास पास शोल्डर टू शोल्डर खड़ी हुई थी कि जो कैनन्स ने फायर करे उनसे इनके हाथी वाथी सब पागल हो गए। और इस वजह से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जॉइंट फोर्सेस इब्राहिम लोदी के अंडर जो लड़ रही थी और इब्राहिम लोदी भी उसमें मारा गया। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर का बड़ा क्लोज बच्चा मित्र भी बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था, जिसका नाम बाबरी था, जिसको बाबर ने अफगानिस्तान या कहीं के मार्केट से खरीदा था और बाबर उसी के साथ रहता था। बाकी आप सब समझदार हैं, आप सब होशियार हैं, ठीक। तो जब बैटल ऑफ पानीपत ये हार जाते हैं तो ये फैक्ट है कि राजपुताना ने उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करा। उन्होंने कहा ये नॉर्थ की बात है, यूजर की है, इसको होने। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने वादा किया था बाबर से कि राजपुताना भी आपके साथ लड़ेगा और मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। और एंड आते आते राजपुताना को तो कुछ पता ही नहीं था कि हमारे दम पर क्या वादा कर दिया गया है। इब्राहिम ने भी अपनी 25% फोर्सेस बाबर को दी, जिस वजह से बाबर नाराज हो गया और बाबर ने भी इब्राहिम की जूते लगाकर उसको लाहौर की गवर्नरशिप छीनकर कहा अगर बनना है तो सुल्तानपुर के गवर्नर बन जाओ। बड़ी छोटी सी वो रियासत हुआ करती थी। और फिर बड़ा बवाल हुआ, फिर इब्राहिम भागा, पकड़ा गया, फिर बना। ये तो नया बड़ा लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। तो जो पहली मीटिंग बाबर ने की जहां से मुगलई सलाम जो झुक के 3 बार किया जाता था उसको जब भारत में इंट्रोड्यूस किया गया और पहली मीटिंग जो बाबर ने करी उसमें राजपुताना का कोई भी रूलर जाके उसने हाजिरी नहीं लगाई थी, जिस वजह से इब्राहिम लोदी से और चिढ़ा बाबर। और बाबर ने ये पूछा था इब्राहिम लोदी से कि क्या राजपुताना हमारे साथ है, उसने बता दिया था साथ है। इब्राहिम लोदी ने, पर साथ नहीं था। ये गलत चीज बताई जा रही है। चुप हो गया था, न्यूट्रल हो गया था। यहां तक सच है, जो सच है वो बोलूं, ठीक। अब उसके बाद बाबर को छेड़ना था राजपुताना को, जब बाबर अपना स्ट्रांग हो गया था, अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली थी। वो छेड़ने के लिए बाबर ने कनवा चुना। कनवा में महाराणा राणा सांगा जी की माता जी की कोई याद में, स्मृति में कोई वहां पर एक चीज कुछ बनी हुई थी, उसको बाबर ने तोड़वा दिया। उसके तोड़ने से राणा सांगा का दिमाग फिरा और फिर बैटल ऑफ कनवा हुई। बैटल ऑफ कनवा से पहले एक फोर्ट को कैप्चर करने के लिए मुगल सेना चली गई थी और बाबर उसमें चला गया था। तो वहां से जान बचाकर बाबर राणा सांगा के खिलाफ जान बचाकर एक फोर्ट्रेस, छोटी फोर्ट ऑफ मान लो, उसकी दीवार से कूद के पीछे के रास्ते से भागा, ठीक। तो जब बैटल ऑफ कनवा हुई तो पहले 2 या 3 दिन, 4 दिन जितने भी वो चली, उसमें राजपुताना जीत रहा था और वो मुगल सल्तनत का बिल्कुल एंड होने जा रहा था, खात्मा होने जा रहा था। तो मुगलों ने कहा कि अब क्या करें, क्या तोड़ निकालें। तो इनको एक इनके साथ में रहा करता था बाबर का एक क्लोज लेफ्टिनेंट, उसका मैं पूरा नाम भूल रहा हूं, अमीर करके उसका नाम लिखा हुआ है हिस्ट्री में। उसने तोड़ की विद इन द राजपुताना और उन्होंने शिलादित्य को, राजा शिलादित्य को तोड़ा। और राजा शिलादित्य ने इस तरह से अगले दिन स्ट्रेटेजी बनाई कि महाराणा राणा सांगा अकेले पड़ गए और वो मुगलों ने घेर के उनको घायल कर दिया। उसके बाद मदनी राय एंड टीम लेकर इनको वहां से भागते हैं, लोग जाके छुपते हैं, फिर इनकी रिकवरी होती है और फिर उसके बाद महाराणा राणा सांगा को मैनेज किया गया। जब ये लगा जंग में नहीं हरा पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे, तो इनको महाराणा राणा सांगा को पॉइजन किया गया और उसके बाद चंदेरी पर अटैक किया गया और वहां पर मदनी राय की डेथ होती है। और जहां जहां भी मुगल जीतते थे वहां सरों की टाल लगाते थे और वहां पर इनका नाच गाना होता था। और ये है हिस्ट्री। ये मैंने आपको इस कंट्रोवर्सी पे जितना भी मैंने पढ़ा था उसको मैंने जब लाइन डॉट करी, मैंने कहा ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, दैट वे लाइक अ केस जैसे तैयार किया जाता है। तो ये मैंने पूरी आपको हिस्ट्री बताई। ये पूर्णतः गलत है कि बुलाया गया था और ये पूर्णतः गलत ये भी है कि मना किया गया था। कहा गया था तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। और बाबर के बुलाने पर ये नहीं गए थे।
और ना ही बाबर को लगान दिया था, इसीलिए बैटल ऑफ कनवा थी। बिल्कुल शॉर्ट में इतनी लंबी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और चलते चलते बैटल ऑफ कनवा के 2 फैक्ट्स आप लोगों को और बता दूं। बैटल ऑफ कनवा से पहले जो सेंट्रल एशिया से जितने भी भाड़े के लड़ाके बाबर के साथ आए थे, सेंट्रल एशिया बोलो तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, जितने भी आप समझ रहे हैं ऊपर जो सेंट्रल एशिया के, ये बाद में मुगल कहलाने लगे। ये मुगल कोई हिस्टोरिकल वर्ड नहीं है, ये क्रिएटेड वर्ड है। जब चंगेज खान मतलब मुस्लिम नहीं, चंगेज खान मुस्लिम नहीं था, जब सेंट्रल एशिया को जीतते जीतते मिडिल ईस्ट की तरफ गया था, यहाँ पर एक नई नस्ल पैदा हुई थी जो सेंट्रल एशिया के तुर्क्स और मंगोलों के मिश्रण से बनी थी। आराम का नतीजा थी जो वहाँ के ग्रीन पैस्चर्स में मुगल नहीं, मंगोल सेना ने आराम फरमाया था। ये हिस्ट्री में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो वो लोग बैटल ऑफ पानीपत और इस सब के बाद यहाँ से वापस जाना चाहते थे, मुगल के बाबर के अधीन से वापस अपने क्योंकि वो मैक्सिमम भाड़े के लड़ाके थे, जिसको मर्सनरीज बोला जाता है। तो वहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम बाबर ने जिहाद को इंट्रोड्यूस किया था कि ये जिहाद है, तुम अल्लाह के लिए लड़ रहे हो, तुम इस्लाम फैलाने के लिए लड़ रहे हो। और ये भी कहा था मैं शराब छोड़ दूंगा, ही वॉज अ ड्रंकर्ड, और मैं अपना सच्चे इस्लाम के रास्ते पर चलूंगा, तुम शहादत दो तुम्हें जन्नत। वहाँ से फर्स्ट ये हिस्टोरिकल एक एविडेंस मिलता है जब बाबर ने इस्लाम के नाम पर वापस भागते हुए भाड़े के अपने लड़ाकों को रोका और वो रुक गए, क्योंकि वो एक तो यहाँ थक गए थे, यहाँ का मौसम उनको सूट नहीं कर रहा था, और दूसरा वो राजपुताना से लड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको पता था राजपुताना को आप जीत तलवार के दम पर नहीं सकते। और दूसरी चीज और हकीकत यह है कि जीत भी नहीं पाए थे। शिलादित्य ने अगर बैक स्टैबिंग और धोखा पैसा खा के ना किया होता तो राजपुताना उस टाइम बाबर को हराता, बाबर उस वॉर में मरता या भागता, वो बात अलग है। वैसे तो शेरशाह सूरी से डरकर उसके बाद भी मुगल यहाँ से एक बार भाग के चले गए थे और फिर दूसरी बार उनका इन्वेजन हुआ। ठीक, तो ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है बैटल ऑफ कनवा का। आप लोगों को बताऊं कि बैटल ऑफ कनवा में राजपुताना की जो स्ट्रेटजी थी, उन्होंने इनकी कैनन्स को फेल कर दिया था। जब बैटल ऑफ पानीपत हुई तो इब्राहिम के जो सैनिक थे बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर लड़ रहे थे, तो एक शेल पड़ता था, एक बॉल पड़ती थी तो मान लो 20 मर जाते थे। ये चीज ये देख चुके थे। तो राजपुताना ने जो बैटल ऑफ कनवा में अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, नंबर 1 बाबर की जो ट्रेंचेस खुदती थी वो नहीं खुदने दी। नंबर 2 अपने जो पैदल सैनिक थे, बहुत बड़ी आर्मी थी इसके, महाराणा राणा सांगा के पास जो लड़ रही थी, उन्होंने अपने पैदल सैनिक और अपने हाथी सब दूर दूर कर दिए थे, और जो इनके घुड़सवार थे वो बड़े गैप कर करके लड़ रहे थे ताकि अगर कोई शेल पड़े भी तो मिनिमल लॉस। तो दिस वाज द रीजन कि बाबर शुरू के 3, 4, 5 दिन, जितने भी मिसिंग दैट कितने दिन बाद महाराणा राणा सांगा इंजर हुए थे, ये कामयाबी इनको नहीं मिल रही थी। तो ये फैक्ट है। 2-3 फैक्ट में समराइज कर दूं आपको कि बाबर को महाराणा राणा सांगा ने, राजपुताना ने नहीं इनवाइट किया, इब्राहिम लोदी के बेटे ने जाके इनवाइट किया। वो जानबूझ के डबल क्रॉस किया या वो समझ नहीं पाए, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। राजपुताना मुगलों के अधीन आने से इन्होंने मना कर दिया था, इनके साथ लड़ने को मना कर दिया था। बैटल ऑफ पानीपत अपने छल यानी तोपों को आगे गाय बांधना, अपने छल और अपने स्ट्रेटेजी के दम पर कि लड़ाई पतले गलियारे में लड़ा जाए क्योंकि हमारे पास फौजी कम है, चारों तरफ से अटैक होगा तो हम हार जाएंगे, स्ट्रेटेजी के दम पर जीती गई। बैटल ऑफ कनवा जहां से भारत में मुगल सल्तनत ने अपनी जड़ें पकड़ी, वो प्योर छल के, पैसे के, इंटरनल धोखाधड़ी के दम पर जीती गई। ये जितना भी मैंने पढ़ा है उसका मेरे खुदा गवाह है कि मोस्ट ऑनेस्ट मेरा ये सबमिशन है। लेकिन हाँ, राजपुताना ने मुगल्स के साथ आने को भी मना कर दिया था, इनवाइट करने को भी मना कर दिया था, और इंडिविजुअली उनके साथ उस इब्राहिम के साथ लड़ने को भी मना कर दिया था। उन्होंने कहा था जब हमारे ऊपर आएगी तब हम देखेंगे। ये फैक्ट है। अब इन सारी बातों को आप लोग किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ये जवाब में जरूर लिखकर भेजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।